हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सीटेट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात हमेशा आप ध्यान में रखें हैं कि जो भी पेपर पूछा है, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा है, उसमें जिस चीज़ के बारे में पूछा है, अगर क्वेश्चन में बच्चे के लिए पूछ रहा है कि बच्चे कैसा सोचेंगे, तो उस वक्त आपको अपने आप को जो है बच्चे के रूप में रख के देखना है। और अगर शिक्षक के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो आपको अपने आप को शिक्षक की जगह रख के देखना है, क्योंकि उससे आप बेहतर डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि आप एप्लीकेशन कैसे करोगे नियम और कानून का, ये जो भी चीज़ें बनी हुई हैं। और यूपी टेट में तो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं अदर टेट में, पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, थोड़ा मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा से मतलब समझ में आ जा रहा है कि ये टीचर की बात हो रही है। अपनी कक्षा में कोई ग्रुप एक्टिविटी है, उसका निर्माण करते हुए आप मतलब शिक्षक निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। किनका ध्यान रखेंगे अगर आप कोई ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं? क्या बच्चों की रुचियों का ध्यान होगा उसमें? लड़के लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे वो चीज़, इसमें बहुत मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगनी चाहिए। अब आप कॉमन सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार मूल्यवान सामग्री जैसी तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, है कि मूल्यवान चीज़ उसमें लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ध्यान आप रखेंगे कि बच्चा उसमें, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई की बात हो रही है, इसमें पूरे सीटेट के सिलेबस में ही चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है। और हम एक तरह से जो है लिंग भेद जो किया जाता है, लड़के लड़कियों में असमानता जो की जाती है, उसको भी बाइकआउट करेंगे और लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनको वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, ऐसा चीज़ कराएंगे। और मूल्यवान सामग्री की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं, आपने डीएलएड किया हो या फिर कोई भी बीएड किया हो, तो आप जब जाते थे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि हम वेस्ट टू बेस्ट कराते थे, मतलब ख़राब चीज़ों से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते थे ताकि पर्यावरण भी हमारा प्रदूषण मुक्त रहे, चीज़ें ऐसी बनवाते थे। तो उसमें तो मूल्यवान सामग्री की कोई बात भी नहीं होती है। ठीक है, टीएलएम वगैरह में हम बची हुई चीज़ों का ही यूज करते हैं, तो इससे ये बिल्कुल क्रॉस हो जाता है। और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक, यस, हमें एकदम हर तरह के दायरे को हटा के बच्चे को बच्चा समझना है और पढ़ाना है, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप सी को काट देते हो तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, और इसमें ये नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ के। मतलब कि आप ईवीएस की क्लास में हैं, बच्चा है और आप हैं शिक्षक हैं, इसमें कोई ग्रुप एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें कि टीचर भी इन्वॉल्व है और बच्चे इन्वॉल्व हैं। इसमें कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही तर्क नहीं प्रस्तुत करता है, जो कि नहीं होनी चाहिए बात। ठीक है, एक कथन गलत है इसमें कोई ऐसा। तो चलिए पहले क्वेश्चन भी आप समझेंगे, कभी कभी हम करेक्ट इनकरेक्ट में ही फंस जाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। मतलब कि बच्चे एकदम फुल्ली कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। चलिए तो अच्छी बात है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। यस, वो एक दूसरे को अपने अपने प्लान बताते हैं, अपने अपने चीज़ें एक्सपीरियंस साझा करते हैं, और उनसे उनके अंदर की झिझक भी दूर होती है, और वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं। चलिए, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में, अच्छा सही बात है, जब बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा तो वो पेपर में भी अच्छे तरीके से अपने आप को लिख के रिप्रेजेंट कर पाएगा सारी चीज़ों को। चलिए ये भी सही लग रहा है। क्या है, प्रौढ़ों के समर्थन प्रौढ़ों मतलब बड़े लोगों के समर्थन से, बड़े लोग के मतलब उम्र में बड़े लोगों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। क्या बोल रहा है कि परस्पर ये प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। देखिए इसका ये मतलब नहीं यहाँ पे हो रहा है कि बच्चे और शिक्षक की बात हो रही है और कक्षा में बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ प्रौढ़ों की कोई बात ही नहीं की गई है, पहली बात तो ये। और परस्पर सहयोग, और जब बच्चे एक दूसरे पीयर्स एक दूसरे का सहायता करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अपने प्लान साझा करके हुए,
चीज़ों को करते हैं और ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो उससे ही उनकी समझ बढ़ती है और टीचर वहाँ पे उनको सुधारने के लिए है ही। तो यहाँ प्रौढ़ों जैसी कोई बात नहीं है कि प्रौढ़ों से ही वो अधिक ज्ञान के निर्माण की उनको सहायता मिल सकती है, ऐसी कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। उनको अपने लेवल की ही ज़रूरत की उनको नॉलेज की ज़रूरत है, ना कि उस लेवल से अधिक की। यहाँ प्रौढ़ों जैसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण का जो आपका ये सिलेबस है उसमें यही बात ही की गई है कि आपस में एक दूसरे को समावेशी शिक्षा लेते हुए पढ़ाया जाए, बच्चे एकदम इन्वॉल्व रहें, एक्टिव रहें। ठीक है, क्लास में ही एक्टिव रहा, तो वहाँ पे क्लास में कोई प्रौढ़ व्यक्ति तो होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है कि समूह कार्य से, यहाँ भी ग्रुप एक्टिविटी की बात की गई है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो उपकरण है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, जो आपका ईवीएस का सेशन होता है उसमें हम ग्रुप एक्टिविटी बिल्कुल कराते हैं, बच्चे का सामाजिक मतलब सोशलाइजेशन हो और बच्चे का खुद का इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, इंडिविजुअल जो उसकी क्वालिटीज़ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो उसकी ये दोनों इम्प्रूवमेंट हो रही हैं कि नहीं, अब इसको आकलन करने के लिए आप ऐसा क्या करोगे। ठीक है, क्या आप उससे कोई दत्त कार्य करवाओगे, या फिर कोई कागज पेंसिल परीक्षण कराओगे, या फिर कोई मौखिक कार्य कराओगे, मौखिक प्रश्न पूछोगे, या उसके लिए कोई निर्धारित मापनी है। देखिए, बच्चे को अगर आप कोई दत्त कार्य देते हैं, मतलब आप होमवर्क वगैरह देते हैं, तो उससे तो बच्चे का बस एक जो किताबी ज्ञान है वो पता चल पाती है, या थोड़ी बहुत और चीज़ें। कागज पेंसिल के भी परीक्षण से आप उसकी लिखाई वाली चीज़ें ही पढ़ाई तक ही रह सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। निर्धारण मापनी ऐसी कोई स्पेशल होती नहीं है। मौखिक प्रश्न ऐसा होता है जिससे आप बच्चे को उसके हर पर्सपेक्टिव के बारे में बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, और बच्चा सहज रूप से, अगर आप उससे प्यार से बात करते हो तो वो सहज रूप से सारे क्वेश्चन के जवाब भी देता है, और उससे आपको ये पता चल सकता है कि बच्चे का कितना सोशलाइजेशन हुआ है और वो इंडिविजुअल लेवल पे भी कितना इम्प्रूव हुआ है। तो मौखिक प्रश्न यहाँ पे सबसे बेहतर रूप से काम करता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि ये लिखित चीज़ों को दिखा रही है। दत्त कार्य में आप क्या दोगे, बच्चे को लिखने का काम, मतलब घर का काम देते हो तो बच्चा लिख के ही तो लाएगा, उसमें आपको क्या उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत चीज़ों के बारे में पता चलेगी। कागज पेंसिल वाली बात भी है तो ये भी वही चीज़ है, लिखने वाली ही बात है। निर्धारण मापनी में भी आप उसको कुछ ऐसा टास्क बना के देते हो जिसमें वो करके ला के देगा, तो आप पर्सनली उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो मौखिक कार्य इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मौखिक प्रश्न जब आप उससे पूछते हो वर्बली, तो वो आप उसको देख पाते हो क्या बच्चा झिझक तो नहीं रहा है, वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बच्चे को किसी से डर तो नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें आप उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत चीज़ों को ध्यान दे पाते हो। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि 1 मिनट, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। सहजानुभूत का मतलब होता है बच्चे सहज रूप से क्या सोचते हैं, उनका मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है उनका पौधों के बारे में। ठीक है, और इनमें से अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो उनमें से कौन से उसके साइंटिफिक व्यू से ठीक है। अच्छा, बच्चा क्या सोच सकता है, उसकी स्टेटमेंट दी गई है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। बच्चे मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें सोचे हैं, अब इसमें से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, सही है वैज्ञानिक दृष्टि से। तो देखिए, घास पौधा नहीं है, ये तो बात गलत है, घास पौधा होता है, घास भी एक पौधे के रूप में आता है। ठीक है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये भी गलत है, गाजर और बंद गोभी पौधे ही होते हैं एक तरह से। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, ये तो सब बता लेंगे, बीज से ही तो पौधा बनता है, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे कि फूल गोभी फल वाला हिस्सा होता है। जब आप पढ़ोगे उसमें कि सब्जी का कौन कौन सा भाग आप खाते हो, तो उसमें ये मिल जाएगा ये चैप्टर आपको। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये सही है। जैसे फूल गोभी, आपका फूल गोभी में जो आप फूल खाते हो, मतलब जो गोभी जो सब्जी होती है वो फ्लावर पार्ट है, पौधे का फूल वाला भाग है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका, कक्षा 4 की एक टीचर है, उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते।
ठीक है। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ कक्षा 4 की मतलब क्लास 4 की जो शिक्षिका हैं, टीचर पूछ रही हैं कि कुछ बूढ़े पुराने लोगों से पूछिए कि जब वो लोग नए थे, जब वो जवान थे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखते हैं। ये तो हमने भी, हमारे भी मतलब जो घर में बड़े हैं वो अक्सर बताते हैं कि अरे अब तो वो पौधे ही नहीं दिखाई पड़ते। इस टाइप की चीज़ है। तो बच्चों से बोलती हैं शिक्षिका कि आप पूछ के आइए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो काम दिया है शिक्षिका ने बच्चों को, ये किस टाइप की चीज़ है और किस कौशल की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो क्या ये चर्चा है, क्या ये प्रश्न पूछना है, क्या ये अभिव्यक्ति नहीं है, क्या ये प्रयोग नहीं है। इनमें से क्या ये बिल्कुल नहीं है। अपने पूर्वजों मतलब अपने घर के बड़े बड़े बुजुर्गों से ये क्वेश्चन पूछ के आना, इनमें से क्या नहीं है। तो देखो, चर्चा करना तो है ही। आप अपने बड़ों से जब क्वेश्चन पूछोगे, बच्चा जब अपने बड़ों से क्वेश्चन पूछेगा तो चर्चा ही करेगा। और प्रश्न तो ऑब्वियस सी बात है, प्रश्न ही पूछेगा। और जब वो अभिव्यक्ति मतलब बच्चा अपनी बातों की अभिव्यक्ति करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे स्कूल टीचर ने ऐसा पूछा है, बताइए ये सही है कि नहीं, क्या आपको ऐसे कुछ दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। प्रयोग जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या प्रयोग कर रहा है? बच्चा कुछ नहीं प्रयोग कर रहा है। बच्चा जाके क्वेश्चन कर रहा है, अभी अपनी बातों को बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रयोग। मतलब अपने घर में बड़ों से ये क्वेश्चन पूछना, ये सारी चीज़, ये प्रयोग नहीं है, ये स्किल नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ओके, शिक्षक ने बोला कि जाओ बच्चों अपने घर के रद्दी सामान से मतलब कुछ अच्छा बना के ले आओ, वही वेस्ट टू बेस्ट बना के लाओ, कुछ अच्छा बना के ले आओ। तो शिक्षक का क्या अभिप्राय नहीं है इसमें से, क्या वो नहीं चाहता है जो कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों से सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी का विकास करना बच्चों के अंदर, और बच्चों में पुनश्चक्रण मतलब जो होता है रिसाइकिल जो कहते हैं जिसको, और पुनः प्रयोग रीयूज, और रूपांतरण मतलब फॉर्म द चेंज को फॉर्म करना। ठीक है, फॉर्म को चेंज करना, सॉरी, रूपांतरण को समझने देना। तो शिक्षक इसमें से क्या नहीं चाहता है, शिक्षक का अभिप्राय इसमें से क्या नहीं है। तो देखिए एक एक ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए, कूड़े से बनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना। हाँ, शिक्षक ऐसा सोच सकता है। शिक्षक चाहता है कि घर के जो सामान है, देखा जाए बच्चे इसमें से क्या बना पाते हैं, तो उससे क्या होगा, वेस्ट भी यूज हो जाएगा, वो रिसाइकल हो जाएगा। बच्चों में सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी का विकास करना। हाँ, बच्चे इससे सोचेंगे ना कि एक उनके पास अगर रद्दी सामान है तो इससे क्या बन सकता है, बच्चा इसमें सोचेगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, वो क्रिएटिव बनेगा। वो इससे एक बच्चा कुछ और बना के लाएगा, एक बच्चा कुछ और बना के लाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रिएटिव होगा। बच्चों को रिसाइकल, रीयूज, रूपांतरण समझने देना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बच्चा अगर किसी बेकार सामान से कुछ बना रहा है बढ़िया, तो वो रिसाइकिल ही तो हुआ। अब इस बेकार सामान को यूज कर रहा है तो पुनः प्रयोग हुआ। बेकार सामान को यूज कर रहा है तो जो इसका ये रूप था इसको चेंज कर दिया ना इसने, बच्चे ने यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे हो रही है। पर कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करने जैसा ये कोई भी कार्य शिक्षक का अभिप्राय ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कक्षा के किसी श्रेष्ठ विद्यार्थी को मतलब मैं यहाँ पे नॉमिनेट करने वाला हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये कि शैक्षिक अभिप्राय बिल्कुल भी शिक्षक का यहाँ पे ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों को पढ़िए और ये प्रश्न क्या है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। सेकंड है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। डी है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से क्या होगा, से होगा। ये 4 चीज़ें दी गई हैं और इससे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, इससे होगा कि बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन होगा, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, बच्चों का स्व आकलन होगा, शिक्षकों का स्व आकलन होगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई।
तो आप ज़रा सोचेंगे मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी, मैंने जो लेसन प्लान है, मैंने जो एक्टिविटी प्लान है कितनी अच्छी बनाई है। तो एक्टिविटी प्लान बच्चा तो बनाएगा नहीं, ये टीचर बनाने वाला है। ओके, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। अनुसरण मतलब उसको फॉलो करना, तो प्लान को फॉलो कौन करेगा? शिक्षक नहीं करेगा, बच्चा करेगा, चाइल्ड करेगा। मेरी शक्तियाँ क्या थी? अब ये कौन सोच रहा है? ये बच्चा सोच रहा है कि मतलब मेरी पावर क्या थी, मैं कितना अच्छा कर पाया। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? अब उस लेसन प्लान में से कठिन क्या चीज़ लगी, ये भी शिक्षक सोच रहा है, सॉरी बच्चा सोच रहा है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन में केवल बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो टीचर भी इन्वॉल्व है, इसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है। तो इससे क्या होगा? शिक्षकों का स्व आकलन नहीं, बच्चे भी इन्वॉल्व है इसमें। बच्चों का स्व आकलन नहीं, इसमें शिक्षक इन्वॉल्व है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, आकलन मतलब कि होता है परीक्षण, टेस्ट करना, नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन। ये लोग अपने मन में सोच रहे हैं मैंने ऐसा किया कि नहीं, मैंने ऐसा अच्छा किया कि नहीं, तो ये चीज़ हो जाएगी सेल्फ असेसमेंट जिसको कहते हैं, सेल्फ निरीक्षण, सेल्फ टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दोनों का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, अब वो भाषा कैसी होनी चाहिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमको चूज करना है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, मतलब कि उसमें बहुत सारा डेफिनेशन दिया हो और वो बहुत सारा ऑफिशियल टाइप में बनाई गई हो। ठीक है, मतलब एकदम लगे कि हाँ कहीं का मतलब क्या नाम है, वो कहीं का पत्र है, किसी डिपार्टमेंट का, इस टाइप से बन गया हो, मतलब कि औपचारिक टाइप का, मतलब ऑफिशियल टाइप का। दूसरा है तकनीकी और औपचारिक हो, मतलब उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी हो, उसमें टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें दी गई हों और ऑफिशियल टाइप की हो। तीसरा है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। हाँ, बच्चे की डेली रूटीन में बच्चा कैसी लैंग्वेज, मतलब बच्चा बहुत रिलेट कर पा रहा हो ऐसा भाषा हो, या रूखों और बच्चों के द्वारा समझने में रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। अब आप सोचिए ये जो बुक है वो पढ़ेगा कौन? बच्चा पढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है किताब की लैंग्वेज बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, तो इसका आंसर चुपचाप से ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ही नहीं समझेगा तो हम बहुत सारी ऑफिशियल बना के उसमें टेक्नोलॉजी लगा के डेफिनेशन लगा के क्या करेंगे, बच्चा ही नहीं समझेगा। तो हमें पहली बात तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो चाइल्ड सेंटर्ड होके ही सॉल्व करें, हमें बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपके क्वेश्चन एकदम राइट बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे की दिन प्रतिदिन की जब भाषा, अब और जो आप ईवीएस की जब बुक पढ़ेंगे 3 to 5 की, जिसका सिलेबस आपके इस सीटेट में दिया हुआ है 1 to 5 में, तो उसमें पूरी की पूरी बुक ही कहानी के फॉर्म में दी गई है। सारे कॉन्सेप्ट बच्चे फिर उसके दोस्तों में ऐसे की कहानी के फॉर्म में ही चीज़ें दी हुई हैं। तो उसी से पता चल रहा है कि हमें लैंग्वेज जो है वो बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे की डेली रूटीन में जो लैंग्वेज यूज होती है उस टाइप की चीज़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। ओके, मतलब बहुत सारे एनिमल के फिगर दे देता है, इमेज दिखा देता है, और उन पर पशुओं पर रंग भरने को कहता है। ठीक है, जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक, अब क्या है कि शिक्षक जो है टीचर बच्चों को ऐसे पशुओं को चित्र देता है और उस पर कलर भरने को बोलता है कि जो उनके घर में नहीं, उनके पेट नहीं है वो, ठीक है, उनके घरों में नहीं रहते। इससे क्या होगा, इसका एम क्या है? पहला है सृजनात्मकता, मतलब उसके अंदर, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी विकसित होगी, डेवलप होगी। अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन का विकास होगा बच्चे के अंदर, या वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डेटा संग्रह का विकास करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा क्या इससे सीख पाएगा? देखिए, जब बच्चे को आप किसी जानवर का चित्र दे दिए हैं बनाने को, उसको कलर भरने को, तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा सोचेगा कि अच्छा इसको मैंने कभी देखा है, ये कैसा दिखता है, ठीक है, और इसकी ये कैसी होती होगी, ये कैसा दिखता है, इसका कलर कैसा होता होगा, तो वो कुछ क्रिएटिव करेगा। और अगर वो गलत भी भरता है तो आप उसको सिखाएंगे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगी उसके। ठीक है, अवलोकन करना, अब बच्चा ऑब्जर्व करेगा, अगर उसको शेर की फिगर दे दी गई है तो क्या उसने लाइफ में कभी शेर देखा है बुक में या कहीं पर भी, तो वो सोचेगा, वो अवलोकित करके, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा, वो सोचेगा कि ये कैसा होता होगा। ठीक है, यहाँ पे वो ये उसके अंदर ऑब्जर्वेशन वाली भी डेवलपमेंट होगी। ठीक, एंड 1 मिनट,
वर्गीकरण कौशल, अब अलग अलग पशुओं के क्योंकि चित्र दिए हुए हैं, विभिन्न यहाँ दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन स्किल भी उसके अंदर डेवलप होगी कि इसको इस कलर से भरना है, इसको इसके कौवे को काले कलर से भरना है, ठीक है, फिर बिल्ली को ब्राउन कलर में भरना है। तो वो इस तरह से वो डेवलप करेगा अपने अंदर क्लासिफिकेशन वाले भी गुण, मतलब एक दूसरे से विभिन्नता बनाएगा, ठीक है, वर्गीकृत करेगा। डाटा संग्रह, अब बच्चा का यहाँ डाटा संग्रह से कोई लेना देना, बच्चा क्या डाटा संग्रहित करेगा यहाँ पे, वो तो खुद मतलब अभी डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके डाटा स्टोर करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को जो है अगर एनिमल को फिल करने को दे रहे हो, कलर उसमें भरने को, तो इससे बच्चे के अंदर कोई डाटा संग्रह जैसी चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे वो सीखने का प्रयास कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास कितनी नॉलेज है, वो कितना सोच सकता है, वो कितना अवलोकित कर सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें डी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस है, जिसमें 6 सब सब्जेक्ट लगाए गए हैं, उन 6 सब्जेक्ट के चतुर्दिक निर्मित किए गए हैं, चतुर्दिक निर्मित, जिसमें कि पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत शामिल किया गया, मतलब कि सिलेबस में उसमें सब टॉपिक दिया गया है, जिसमें कि 4 फॉर्म बनाए गए हैं ऐसे इस टाइप से कुछ, जिसमें कि पौधे और पशु को जो है जानबूझ के परिवार और मित्र के वाले टॉपिक में, मतलब फैमिली और फ्रेंड वाले टॉपिक में उसके जो है सब सब्जेक्ट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण जो गलत है वो कौन सा है, ठीक है, आपको गलत सही वाला प्रश्न में ही समझ लेना है कि ये करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो कि विद्यार्थी को सोच के नहीं रखा गया इसमें, ठीक है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में पौधे और पशुओं का स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविका विशेष पशु और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए। तो आप अगर देखेंगे इसको देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि हम बच्चे को ये शो करना चाहते हैं कि किस प्रकार कुछ जो ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी की पूरी लाइवलीहुड, जिनकी पूरी आजीविका जो है विशेष पशुओं से, पौधों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आपने वो पढ़ा होगा जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है कि लद्दाख के चांगपा वाले जनजाति हैं जो कि पश्मीना शाल बनाते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार की बकरी के बालों से बनती है, तो उनकी तो पूरी की पूरी लाइवलीहुड जो है उस बकरी के बालों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से इसलिए ये बताया गया है कि हम बता सकें कि कुछ, और ये कौन करता है, ये केवल चांगपा जनजाति के लोग ही करते हैं। तो हो गया ना, कुछ समुदाय के लोगों का जीवन किसी विशेष प्रकार की जानवर से अटैच्ड है। किस लिए अटैच है? उनकी आजीविका के लिए। तो इस बात को हम शो करना चाहते, बिल्कुल सही है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा करता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। कैसे मनुष्य एक साथ मिलकर रहते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे के बिना उनका जीवन असंभव है, कैसे एक दूसरे से सहजीविता दिखाते हैं, ठीक, ये भी सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में, ये भी बिल्कुल सही है। कहीं कहीं पे पौधों की पूजा होती है। एनसीईआरटी वाले जब हम पढ़ रहे थे समरी में, तो हमने देखा था उत्तराखंड में पौधों की पूजा की जाती है, राजस्थान में खेतड़ी वृक्ष का कितना ज़्यादा महत्व है, ये भी सही है। ये क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 क्लास के बच्चे को क्या विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधे और पशु को समझाने लगेंगे? आप अभी बताओगे कि पौधे और पशु हमारे अगल बगल रहते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, उनकी बचाव करनी चाहिए, ये सब आप बताओगे, ना कि अभी उनको आप क्लासिफिकेशन बताने लगे, ये कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा, मतलब ये पौधा है, ये पशु, आप नहीं बता सकते वहाँ पे एक छोटे बच्चे को। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, गलत है ये। तो क्या सही हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, मतलब इसमें गलत पूछा था, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण शब्द का क्या उद्देश्य है? सर्वेक्षण शब्द का क्या उद्देश्य है? सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना, ठीक है। तो देखिए,
सर्वेक्षण का मतलब होता है आप कहीं पे निरीक्षण करने जाते हैं, आप कहीं पे कुछ जांच करने जाते हैं, आप कुछ समझने जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है। ठीक, जब आप कहीं पे सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, कहीं पे ट्रेनिंग के लिए, कहीं पे कुछ मतलब देखने के लिए जाते हैं, बच्चों को लेकर के सर्वे पे जाते हैं एक तरह से, तो आप वहाँ के लोगों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो आप बच्चों को क्या कर रहे हो, उस समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदन, अब जब आप ऐसे लोगों के पास उनको ले जा रहे हो तो उनके अंदर ये चीज़ें आएंगी कि ये लोगों के लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है, बच्चे उनकी प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम समझ के समझेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके प्रति उनके अंदर एक सहानुभूति भी रहेगी। तो यस, हम संवेदनशील बनाएंगे बच्चों को इसके लेके। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का, आप जब कहीं सर्वे पे जाते हैं तो वहाँ के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आपकी आजीविका का स्रोत क्या है, आप यहाँ पे कैसे रहते हैं, आपका पूरे दिन का डेली रूटीन क्या रहता है, ये सारी चीज़ें आप पूछते हैं। तो आप सूचना को डायरेक्टली भी प्राप्त करने का अवसर बच्चे को दे रहे हैं। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका वर्गीकरण करना, इनका उपयोग करना, ये भी सही है। बच्चे को एक असेसमेंट करने का एक अवसर मिलता है, बच्चे को एक ऑब्जर्वेशन करने का एक मौका मिल जाता है इससे, तो इसका इस रूप में भी प्रयोग होता है। तो यस, ये चारों ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन हो जाएगा मतलब 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आगे तक इसी पैसेज पे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा शो किया हुआ एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण, मतलब कटोरे में पानी है और वो वेपराइज हो गया है, ये प्रयोग शिक्षक जो है 7 से 8 वर्ष के बच्चों को दिखाते हैं। ठीक है, और वो बच्चा देखने के बाद उसका उत्तर जो है, उसका आंसर इस प्रकार कुछ देता है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। एक 7-8 साल का बच्चा वेपराइजेशन की प्रोसेस देखता है, उसके बाद ये कहानी, ये कविता के रूप में अपना आंसर देता है। अब इसके बेसिस पे हमको अगले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। बच्चा क्या सोचता है, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। देखिए एक बात बता दूं मैं, बच्चे के बारे में जहाँ भी गलत लिखा है वो आप बिल्कुल गलत कर देंगे। इसमें सीटेट में यही है। सीटेट में क्या क्वेश्चन, आप देखिए, आप एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है जिसको अभी कुछ उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या गलत अवलोकन करेगा, बच्चा वही चीज़ें देख पाएगा जो उसको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बच्चों की सोच गलत है, ऐसी ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाएगी। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। देखिए लॉजिक वाली बात वहाँ आती है जहाँ बच्चे को पहले से नॉलेज है और वो गलत लॉजिक के साथ जा रहा है, वो गलत आंसर दे रहा है, तब हम उसके साथ बोलते हैं कि ये तर्क संगत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस, बच्चे को जो हमने दिखाया है उसके बारे में बच्चा अपना जो है एक ऑप्शनल विचार दे रहा है, एक विकल्पी विचार दे रहा है। उसने कुछ इमेजिन किया और उसके बाद बता दिया कि अरे ऐसा 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 है। हाँ, बच्चे को जो समझ में आया उसने ऐसा बोल दिया। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की जो विचार हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो एक तरह से विकल्पी हैं, यही सही आंसर है। ठीक, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। चलिए देखते हैं। बच्चों को बता दें कि वे गलत है, क्या शिक्षक को ऐसे बोल देना चाहिए। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए, क्या हमको प्रॉपर ऐसे चार्ट बना के उसमें दिखाना चाहिए कि किस प्रकार वाष्पीकरण होता है, फिर वही पानी बन जाता है, फिर दोबारा से ऐसे होता है, ये दिखाना चाहिए। वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए बोले, या फिर वाष्पीकरण उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। इन चारों में से शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों को बता दें कि वे गलत है, ऐसा तो नहीं, इससे तो बच्चे का मनोबल ही टूट जाएगा। बच्चे ने आपको कुछ आंसर दिया और आपने उसको तुरंत बोल दिया देखो तुम गलत बता रहे हो, तो इससे बच्चा क्या हो जाएगा, उसके अंदर की जो बात करने की बात, जो उसके अंदर बोलने की भी एक जिज्ञासा रहेगी, वो भी दब जाएगी। बच्चे को लगेगा कि मैं तो अच्छा सोच ही नहीं सकता, मतलब एक तरह से बच्चा पुनर्बलित महसूस नहीं करेगा, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी।
और हमको पता है जब हम बच्चे को प्रेज करते हैं, जब बच्चे को हम कुछ अप्रिसिएट करते हैं तो बच्चा कुछ अच्छा करता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करेंगे। नहीं, आप 7-8 साल के बच्चे को क्या जल चक्र का मानक चार्ट प्रदर्शित करेंगे? इससे बच्चा याद नहीं रख पाएगा। वाष्पीकरण की परिभाषा, जब बच्चे को उसका सही चीज़ ही नहीं पता है तो हम उसको अभी परिभाषा बताने को नहीं, और उसको याद रखने वाली चीज़ तो बिल्कुल, जिस भी ऑप्शन में आपको रटने वाली चीज़ मिल जाए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बच्चे को प्रैक्टिकली वो चीज़ समझाएंगे। मोटो यही है, ठीक है। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम जब किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। और बच्चे के सामने जब आप किसी चीज़ की चर्चा करोगे तो उसके मन में जितने भी डाउट आएंगे आप उसको क्लियर करते जाओगे, और वो बहुत आराम से एक बेस्ट निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा। और उसके मन में जब कोई भी डाउट नहीं रहेगी तो वो उसको वैसे भी याद हो जाएंगी, वो चीज़ें उसके दिमाग में फिर फिट हो जानी है कि अरे ये होता है, ये होता है। तो चर्चा, ये जो प्रोसेस है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके विचारों को दोबारा से हम क्या करेंगे, एक बेहतर सी क्लास लगाएंगे, एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, क्रिएटिविटी कोई भी एक्टिविटी कराएंगे, फिर तो उनको याद ही हो जाना है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न नमूना हो सकता है। मतलब किस क्वेश्चन के माध्यम से हम बच्चे क्या सोच रहे हैं उसका हम पता कर सकते हैं, उनकी विभिन्न विभिन्न क्या सोचें, उनकी अलग अलग क्या सोचें हैं, उसका हम पता कैसे करेंगे। क्या हम बोलेंगे जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, क्या होता है यदि जल चक्र ना होता, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित करें, उसे नामित कीजिए। देखिए, जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नामित करिए। यहाँ तो बच्चा किसी बुक से भी देख के बना लेगा। जल चक्र के क्रम के सोपान को लिखिए, ये भी वो किसी से बुक से देख के छाप सकता है, बना सकता है। इसमें कुछ उसके अंदर देखिए ऑप्शन वो चूज करिए जिससे बच्चे के अंदर एक्सप्लोर हो, वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, वो ढूंढने पे मजबूर हो, वो सोचे, जहाँ सोचना उसके अंदर शुरू हुआ, ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जिससे ऐसा लगे कि बच्चा कुछ सोचेगा अब इसके बाद से, ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन। अब ये जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, ये भी वो कहीं से भी बुक से लिख लेगा। तो इसमें कोई क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता, अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा अरे क्या होता यदि पानी नहीं होता, अब वो क्वेश्चन पूछेगा। ये सारी चीज़ें तो ईजिली उसको कहीं भी मिल जाएंगी, पर ये नहीं मिलेंगी, यहाँ पे बच्चा सोचना शुरू करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इससे हम बच्चे का सोच सकते हैं। अब देखिए, आपने 10 बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछा, 10 बच्चे अलग अलग क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो इससे पता चलेगा कि बच्चे का सोच किस लेवल पे है, बच्चा क्या सोचता है इस चीज़ को लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर जम्मू कश्मीर को ऐसे से देखते हो, ठीक, ऐसे जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर में है, ठीक है। और हमारा इस तरह से अब तो जब से वो हटा है 370, ये हमारा जम्मू कश्मीर बन गया है, ठीक, और ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। और अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ओके, और ये वाला जो इतना एरिया है, ये जो यहाँ पे है, और यहाँ पे पंजाब है, ठीक, पंजाब है, और इधर इसके बाद से है उत्तराखंड, ओके, यहाँ पे उत्तराखंड है। ये हमने मैप बना लिया छोटा सा, बस ऐसे ही। तो इसमें से पूछा है कि कौन से जम्मू कश्मीर के राज्य हैं, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक, और यहाँ पंजाब भी थोड़ा सा बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो बाउंड्री यहाँ पे कौन है, पंजाब है। लद्दाख भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, पर देखिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये पूछा है पड़ोसी राज्य, ना कि पड़ोसी संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो हमारा लद्दाख तो हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा इसका जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य कौन दिख रहा है, और उत्तराखंड भी देखिए हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसका कोई दूर दूर तक जम्मू कश्मीर से लेना देना नहीं है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए केवल पंजाब हैं और हिमाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन कहाँ पंजाब हिमाचल है, ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मैप जरूर देखें, मैं मैप भी करवाऊंगी थोड़ी देर में, मैप कराऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण। मैंने एनसीईआरटी की जो समरी कराई है उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, प्लीज़ जाके उसे देखें ज़रूर, या फिर कहीं से भी आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ठीक है।
तो हमको इसमें मिलाना है कहाँ पे किस प्रकार के घर। घर दिए हैं बांस के खंभों पर बने उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी के बने हुए ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ी से बनी होती हैं, और पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो हैं लकड़ी की बनी होती हैं। तो देखिए जो हमारा ये मिट्टी के घर जिनके छतें क्या होती हैं, कटीली होती हैं, तो ये तो आप चुपचाप से लगा दीजिए राजस्थान। ये हमने पढ़ा था उसमें, ये राजस्थान में है। ठीक है, और एक मिनट थोड़ा इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान कौन सा है, बी राजस्थान है, और बी का हो जाएगा 4। कहाँ पे है, देखिए बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मनाली जो है, 1 मिनट, मनाली जो है, मनाली में किस तरह की घरें हमको दिखती थी, तो ये ढालू छतें वाली दिखती थी। यस, जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाली होती हैं वहाँ पे इस तरह के घर दिखते हैं। ठीक, और राजस्थान में हमको, ये राजस्थान हो गया। असम में किस तरह के घर दिखते हैं, तो असम में हमको दिखते हैं, हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ पे 10-10 फीट की बांस के खंभे पे जो घर दिखते हैं, तो ये ऊंचे बांस के खंभों पे घर कहाँ पे दिखेंगे हमको, ये दिखेंगे असम में। ठीक है, बाकी लद्दाख में कैसे दिखेंगे, लद्दाख में हाउस बोट। ठीक, नहीं लद्दाख में हाउस बोट नहीं है, सॉरी, लद्दाख में हाउस बोट नहीं होगा, हाउस बोट होगा, हाउस बोट तो हमको दिखता था डल झील में, जम्मू कश्मीर में, ये नहीं होगा। तो लद्दाख का हो जाएगा पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी रहती थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित त्वचा के परावर्तित प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पशुओं की त्वचा पर विविध जो डिजाइन होते हैं, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, ये उनके जो शरीर पे जो बाल रहते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में जो जानवर रहते हैं उनके शरीर पे बहुत मोटे लेयर के बाल होते हैं। ठीक है, और पर कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं और उनके शरीर पे ऐसे बाल होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। जैसे कि हमने वही पढ़ा था चांगपा वाले में, जो बकरियां रहती हैं वहाँ पे जिनसे पश्मीना शॉल बनती हैं, उनके बाल इतने महीन होते हैं और उससे हमें बहुत, मतलब हमारे 6 स्वेटर के बराबर उनका एक शॉल होता है, उनके बालों से बनी एक शॉल। तो सोचिए, और वो -40 डिग्री के टेम्परेचर में रहते हैं। तो ये जो उनके जो पैटर्न होते हैं उस जलवायु उस क्लाइमेट के कारण होते हैं जहाँ पे वे रहते हैं। ठीक है, ओके, मुझे ये लगा था बालों के कारण होता है, बट नहीं, इसका ऑप्शन यही होगा। ओके, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए हमने एनसीईआरटी में पढ़े हैं, सब क्वेश्चन पढ़े हैं। ये देखिए, जो व्यक्ति, ये जो हमने जंगल कानून पढ़ा था ये उसी में का है। अच्छा, जो व्यक्ति कम से कम जंगल में 25 सालों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ये जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जंगल अधिकार अधिनियम जो 2007 है उसका दिया हुआ है। ठीक, ये फैक्ट है एकदम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छर द्वारा पैदा होने वाले रोगों का कौन सा ग्रुप है। ठीक है, देखिए हैजा तो हटा दीजिए, ये मक्खी से होता है। ठीक है, और ये भी हैजा वाला हटा दीजिए, ये भी मक्खी से होता है। ठीक, और ये HIV तो इससे नहीं, मच्छर से होगा नहीं, ये एड्स कुछ और से होता है, ये दूसरा है। ये हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है, तो ये मच्छर से होने वाले रोग चौथा हो जाएगा। ठीक, ये देखिए नेपेंथिस वाला जो घटपर्णी पौधा इस टाइप से होता है, ऐसे ढक्कन उस पर रहता है पत्ते का। ये क्या है, इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका रहता है। अच्छा, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। इसमें से कौन सा जो है सही है, तो देखिए इसका पहला तो इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से नहीं, इसका मुंह एक पत्ते से ढका रहता है, तो गलत हो जाएगा। भारत में नहीं पाया जाता, नहीं, ये भारत में पाया जाता है, मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मेघालय में, भारत में पाया जाता है। और ये है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की साउंड निकालता है, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी महक निकलती है, खुशबू आती है इसमें से।
उससे जो है कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। ये मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से, ये सही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में जो है, किस ग्रुप में जो है आयरन वाले जो है आयरन मिलेगा, कौन से मतलब जो इसमें फूड का जो ग्रुप है? तो आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। ठीक, तो देखिए इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, टमाटर में तो मिलता नहीं है आयरन, और यहाँ भिंडी में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें आलू दे दिया, आलू से भी कोई लेना है, इसका आंसर हो जाएगा ए, आंवला पालक और गुड़। ये भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ी है। अच्छा, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग जो है भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में जो मिर्च को ले आने वाले जो व्यवसायी थे वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, साउथ अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? कहाँ से आए थे? तो जो हमारा साउथ अमेरिका है इस तरह से, ठीक है, साउथ अमेरिका जो है, तो यहाँ के मैक्सिको से जो है हमारे यहाँ जो है मिर्च लाई गई थी। ठीक है, तो साउथ अमेरिका से ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में घर बनाया है, घर अपना घोंसला बनाता है? ये भी हमने पढ़ा है। शकरखोरा है, कलचीड़ी है, बया है, या फिर फाख्ता है? तो फाख्ता पक्षी जो है वो क्या करती है, कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहती है कांटों के बीच में। ठीक, ये भी हमने पढ़ा है कि कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। क्वेश्चन है कि एक भालू जैसा दिखने वाला परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उलटकर सोता है, और यह जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्ती खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। क्या ये चिंपैंजी है, स्लॉथ है, लंगूर है, पांडा है? क्या है इसमें से? तो स्लॉथ है, ये हमने पढ़ा था, आप वो जरूर याद कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे। मान लीजिए इस बार इस जानवर का पूछा, अगली बार अजगर का पूछ दे, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देखते हैं वस्तुओं को? क्या ये बाघ, तेंदुआ, सांड है? क्या ये चील, गरुड़ और गिद्ध है? ईगल है इसका मतलब। सांप, रेशम कीट, छिपकली है, या फिर मधुमक्खी, मच्छर, तितली है? तो देखिए इसमें सही आंसर जो है आपका ये 3rd वाला हो जाएगा। ठीक, ये भी फैक्ट है पूरा उसमें दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचान कीजिए। अच्छा, एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है